अगर हम सोचें एक ऐसे शहर के बारे में जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, मतलब सड़कें, गाड़ियां, लोगों की भीड़, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। हाँ, बिल्कुल किसी आम शहर की तरह। वही तो। लेकिन उसी शहर के बीचों बीच एक ऐसा कोना है जहां समय जैसे रुक सा गया है। ये जो मीरठ के कैंट इलाके में जीपी ब्लॉक है ना, उसकी तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। बाहर से देखने पर ये 1930s के दशक की कोई भूली बिसरी सी बहुत भव्य इमारत लगती है, जो आज बिल्कुल खंडर बन चुकी है। एकदम। और आज इसकी हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मतलब पुरानी टूटती और दराकती हुई दीवारें, छतों से लटकती हुई जंगली घास और रात के समय एक ऐसा घना अंधेरा जो उस पूरे ढांचे को जैसे निगल लेता है। ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि हॉरर फिल्मों ने प्रेरणा ही ऐसी जगहों से ली है। सही कहा आपने। और यही वो माहौल है जो किसी भी आम इंसान के दिमाग में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। मतलब एक तरफ शहर की पूरी रोशनी है और दूसरी तरफ जीपी ब्लॉक का वो डरावना सन्नाटा। वो सन्नाटा सच में चुभता है। बिल्कुल चुभता है, क्योंकि देखिए, जब कोई इमारत इतने दशकों तक वीरान पड़ी रहती है तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रह जाती। वो एक ऐसा खाली कैनवस बन जाती है जिस पर लोग अपने सबसे गहरे डर उकेरने लगते हैं। अच्छा, ठीक है, आइए इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। आज हम इसी खाली कैनवस की तह तक जाने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है, खासकर द हॉन्टेड क्रॉनिकल्स ऑफ जीपी ब्लॉक मीरठ के अंश, उनके आधार पर आज हमारा मिशन ये समझना है कि 1930 के दशक से वीरान पड़ी इस साधारण सी इमारत के इर्द गिर्द इतनी खौफनाक कहानी आखिर बुनी कैसे गईं। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और क्या वहाँ सच में कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है, या फिर ये बस इंसानी दिमाग का बुना हुआ कोई बहुत बड़ा जाल है। ये सवाल वैसे बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब हम इस स्रोत मतलब द हॉन्टेड क्रॉनिकल्स को खंगालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है ये असल में वास्तुकला, इतिहास और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। 1930 के दशक का वो ब्रिटिश कालीन डिजाइन, जो शायद कभी बहुत आलीशान रहा होगा, हाँ, अंग्रेजों की जमाने का, बिल्कुल, वो आज खंडर में बदल चुका है। और जब कोई जगह इतने लंबे समय तक इंसानी संपर्क से कट जाती है ना, तो समाज खुद ब खुद उस खालीपन को रहस्य से भर देता है। लेकिन देखिए, हर रहस्य की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है। इन स्रोतों के मुताबिक जीपी ब्लॉक को ये जो हॉन्टेड या भूतिया दर्जा मिला, ये अचानक नहीं मिला था। हाँ, इसकी एक पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है। सही। इसकी शुरुआत उस पहली घटना से होती है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। बात काफी साल पुरानी है। कुछ छात्र रात के समय थोड़ा रोमांच की तलाश में इस इमारत के अंदर घुस गए थे। अब देखिए, खाली और डरावनी जगहों पर युवाओं का जाना कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, एडवेंचर के लिए बच्चे जाते ही हैं। वही, ये हमेशा से एडवेंचर या खुद को साबित करने की एक चुनौती की तरह देखा जाता है। तो जब वे अंदर गए तो उनका दिमाग पहले से ही किसी अनहोनी की उम्मीद कर रहा था। और स्रोत कहते हैं कि उनके दावे के मुताबिक अनहोनी हुई भी। उन छात्रों ने बताया कि उन्होंने इमारत के अंदर एक कमरे में 4 आदमियों को देखा। 4 आदमियों को? हाँ, बेचारों एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। अब यहाँ तक कहानी बहुत ही सामान्य लगती है मुझे। कोई भी सोच सकता है कि शायद कुछ आवारा लोग वहाँ छुपकर शराब पी रहे होंगे। हाँ, ये किसी भी खाली इमारत में आम बात है। लेकिन कहानी यहाँ से एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। जैसे ही वे छात्र हिम्मत करके उन 4 आदमियों के थोड़ा और करीब गए, वे 4 आदमी अचानक बिना कोई आवाज किए हवा में गायब हो गए। अचानक गायब हो गए? हाँ, बिल्कुल। ये घटना सुन के मुझे ना हमेशा उस पुराने फिल्म प्रोजेक्टर की याद आती है। जैसे पर्दे पर कोई सीन चल रहा हो, 4 लोग बैठे बातें कर रहे हो और अचानक कोई पीछे से प्रोजेक्टर की तार खींच ले। एकदम ब्लैंक। वही, कोई धुआं नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक झटके में सब कुछ गायब और सामने सिर्फ एक खाली अंधेरा कमरा। ये एक बहुत ही सटीक तुलना की आपने। वो अचानक होने वाला खालीपन ही ना उस डर को कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है। पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। हाँ, पूछिए। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वे सच में कुछ आम इंसान ही थे जो वहाँ गैर कानूनी तरीके से बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि कुछ लड़के उनकी तरफ आ रहे हैं तो वे चुपचाप बहुत तेजी से वहाँ से खिसक गए। एक वैलिड पॉइंट है ये, है ना? और अंधेरे में डरे हुए उन छात्रों को लगा कि वे गायब हो गए। देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक संभावना है, लेकिन
हमें इसे उन छात्रों के नजरिए से भी देखना होगा ना। उस वक्त उनका दिमाग कैसे काम कर रहा था, ये समझना जरूरी है। मतलब डर का असर? बिल्कुल। जब इंसान किसी अनजान और डरावनी जगह पर होता है तो उसका फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स पहले से ही चरम पर होता है। ऐसे में जब लोग एक समूह में होते हैं तो डर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जैसे बिजली की तरह फैलता है। अच्छा, यानी अगर एक ने कहा कि देखो वहां कुछ अजीब है, तो बाकी सब भी बिल्कुल वही मानने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में बहुत गहराई से समझाया गया है। इसे हम सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। सजेस्टिबिलिटी। हाँ, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है। अगर कोई व्यक्ति अचानक चिल्ला दे कि सांप, तो आसपास मौजूद हर इंसान का दिमाग उस रस्सी को सांप की तरह ही देखने लगेगा। ओ, दिमाग अपने आप वो शेप बना लेगा। एकदम सही। उनका दिमाग रस्सी की बनावट को सांप की केंचुली में तब्दील कर देगा। जीपी ब्लॉक में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अंधेरे कमरे में हवा से शायद कोई परछाई हिली होगी या किसी टूटे हुए शीशे से चांद की रोशनी पड़ी होगी। और किसी एक को लगा होगा कि कोई बैठा है। हाँ, समूह के एक लड़के ने डरकर कहा होगा कि वहां कोई है, और बाकी सभी के दिमाग ने उस अस्पष्ट दृश्य को 4 लोगों की आकृति में ढाल लिया होगा। और जब वे वहां से भागे होंगे तो मुड़कर ये जांचने की हिम्मत किसी में नहीं बची होगी कि सच में वहां कोई था या नहीं। वापरी, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है कि दिमाग कैसे खुद ही एक कहानी गढ़ लेता है और उसे सच भी मान लेता है। और जब उन छात्रों ने अगले दिन ये कहानी पूरे शहर को सुनाई होगी तो लोगों ने उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। क्योंकि अफवाहें और खौफनाक कहानियां हमेशा सूखे पत्तों में लगी आग की तरह फैलती हैं। इस एक घटना ने उस खाली इमारत को एक आधिकारिक भूतिया जगह का दर्जा दे दिया। उसके बाद तो लोगों का दिमाग वैसे ही सेट हो गया होगा। बिल्कुल। इसके बाद जो भी व्यक्ति जीपी ब्लॉक की तरफ देखता, उसका दिमाग पहले से ही कुछ डरावना देखने के लिए तैयार रहता था। और शायद यहीं से कहानी अपनी दूसरी सबसे बड़ी और मशहूर किंवदंती की तरफ बढ़ती है, क्योंकि 4 आदमियों के गायब होने की घटना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली डर तो किसी और ने पैदा किया। हाँ, इस डर को एक पक्का और खौफनाक चेहरा दिया लाल ड्रेस वाली औरत ने। स्रोतों में इस बात का जिक्र बार बार आता है कि कई लोगों ने रात 12 बजे के बाद इमारत के ऊपर या बैल्कनी में एक लाल कपड़ों वाली औरत को देखने का दावा किया है। ये दावा बहुत आम है वहां। लेकिन इस दावे में एक बहुत बड़ा पेच है। किसी ने भी आज तक उसका चेहरा साफ तौर पे नहीं देखा है। ये किसी भी शहरी किंवदंती या अर्बन लेजेंड का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। एक ऐसी आकृति जिसका रंग तो सबको याद रहता है लेकिन चेहरा किसी को नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती आपको? क्या बात? यही कि हर भूतिया कहानी में हमेशा एक लाल ड्रेस वाली औरत या सफेद साड़ी वाली औरत ही क्यों होती है? मतलब क्या कभी किसी ने नीली शर्ट या पीले कुर्ते वाले भूत को नहीं देखा? ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है ना? मुझे तो ऐसा लगती है कि ये सिर्फ हमारा एक कल्चरल स्टीरियोटाइप है। हमने बचपन से फिल्मों में, कहानियों में भूतों को इन्हीं रंगों में देखा है, और इसीलिए जब कोई डरता है तो उसका दिमाग हॉरर फिल्मों के उस घिसे पिटे डिजाइन को सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये विश्लेषण बहुत हद तक सटीक है। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये हमारी कल्चरल कंडीशनिंग और दिमाग के इंफॉर्मेशन वैक्यूम यानी जानकारी के खालीपन का खेल है। जानकारी का खालीपन? वो कैसे? इंसानी दिमाग को खालीपन या अधूरी जानकारी से नफरत है। जब कोई इंसान रात के घने अंधेरे में जीपी ब्लॉक की बैल्कनी की तरफ देखता है तो वहां सिर्फ एक धुंधलापन होता है। दिमाग उस धुंधलेपन को किसी पहचानी हुई आकृति से भरने की कोशिश करता है। तो वो उस धुंधलेपन को औरत का रूप दे देता है। बिल्कुल। और लाल रंग खतरे का, खून का और कई संस्कृतियों में अधूरी इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। हॉरर कहानियों में लाल ड्रेस वाली औरत एक बहुत ही मजबूत आर्केटाइप है। तो मतलब अगर वहां कोई लाल रंग का पुराना कपड़ा हवा में उड़ रहा हो या किसी पेड़ की लाल पत्तियों पर अजीब सी रोशनी पड़ रही हो तो दिमाग तुरंत उसे एक औरत का रूप दे देता है। एकदम यही होता है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं कि उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, ये बात खुद इस बात का सबूत है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम है। क्योंकि दिमाग के पास डिटेल्स नहीं है। सही। क्योंकि दिमाग एक आकृति या रंग तो बना लेता है लेकिन चेहरे के बारीक फीचर्स गढ़ने के लिए उसके पास पर्याप्त विजुअल डिटेल नहीं होती, इसलिए वो आकृति हमेशा धुंधली रहती है। अच्छा, ये तो हुई देखने की बात, लेकिन द हॉन्टेड क्रॉनिकल्स में एक उस सिक्योरिटी गार्ड का भी जिक्र है जिसने कुछ देखा नहीं बल्कि सुना था। हाँ, गार्ड वाला वाकया काफी डरावना है। बहुत।
उस गार्ड का दावा है कि एक रात जब इमारत पूरी तरह से खाली थी, तब उसने अंदर किसी के भारी कदमों की आहट सुनी और फिर अचानक एक औरत के जोर-जोर से हंसने की आवाज सुनी। खाली इमारत में हंसने की आवाज? अब सोचिए ना, एक सुनसान रात, एक वीरान जर्जर इमारत और अचानक किसी औरत की हंसी गूंज उठे। ये सुनकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। अगर देखने वाली बात सिर्फ भ्रम थी, तो एक गार्ड को साफ-साफ हंसी की आवाज कैसे आ सकती है? इस घटना को समझने के लिए हमें उस गार्ड की स्थिति पर गौर करना होगा। एक इंसान जो पूरी रात एक वीरान और डरावनी इमारत के बाहर अकेला बैठा है। इसे मनोविज्ञान में सेंसरी डेप्रिवेशन या संवेदी वंचना के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। सेंसरी डेप्रिवेशन मतलब जब आसपास बिल्कुल शांति हो? हाँ, जब आसपास बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है, कोई बाहरी आवाज या शोर शराबा नहीं होता, तो हमारे कान और हमारा दिमाग छोटी से छोटी ध्वनि के प्रति भी अति संवेदनशील हो जाते हैं। यानी दिमाग खुद ही आवाजें पैदा करने लगता है? पैदा नहीं करता, बल्कि सामान्य आवाजों को एक नया अर्थ दे देता है। इसे ऑडिटरी परेडोलिया कहा जाता है। हम इंसानों का दिमाग हमेशा हर चीज में एक पैटर्न ढूंढता है। जैसे बादलों में शक्ल देखना। शीन व्हाइट नॉइज कर रही हो, तो कई बार लोगों को उसमें से किसी के बात करने या गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अच्छा, तो जीपी ब्लॉक में क्या हुआ होगा? जीपी ब्लॉक जैसी पुरानी इमारत में हवा के किसी पाइप से गुजरने की आवाज या किसी जंगली जानवर की आवाज को एक डरावा और थका हुआ दिमाग आसानी से किसी औरत की हंसी में बदल सकता है। ये बात काफी तर्कसंगत लगती है मुझे कि एक अकेला गार्ड सन्नाटे में भ्रम का शिकार हो सकता है। लेकिन यहाँ कहानी का वो हिस्सा आता है जो मेरे लिए ना सबसे ज्यादा उलझन भरा है। कौन सा हिस्सा? देखिए, अगर दृश्य भ्रम है और एक गार्ड की सुनी गई आवाज परेडोलिया है, तो उन ठोस आवाजों का क्या जो आसपास के लोग रोज सुनते हैं? अब पड़ोसियों के दावों की बात कर रही हैं? हाँ, स्रोतों के मुताबिक आसपास रहने वाले पड़ोसियों का बहुत ही दृढ़ता से कहना है कि उन्हें अक्सर रात में भारी लोहे की चेन घिसने की आवाजें आती है, जैसे कोई जमीन पर एक बहुत भारी चेन खींचता हुआ ले जा रहा हो। और कदमों की आहट भी ना? बिल्कुल, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है और कभी-कभी तो किसी के बहुत जोर से चिल्लाने या चीखने की आवाज भी आती है। अब आप एक गार्ड को भ्रमित कह सकते हैं, लेकिन एक पूरा मोहल्ला, सैकड़ों लोग, क्या सभी लोग एक साथ एक ही ऑडिटरी पैराडोलिया का शिकार हो सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज चुनौती है और आप सही कह रही हैं। सैकड़ों लोग एक साथ मति भ्रम का शिकार नहीं हो सकते। तो इसका मतलब उनकी आवाजें असली हैं? वे जो आवाजें सुन रहे हैं, वे पूरी तरह से असली हैं। अगर आवाजें असली हैं, तो फिर पुलिस और इतिहासकार वहां किसी भी पैरानॉर्मल गतिविधि से इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि आधिकारिक सच्चाई तो यही है कि आज तक कभी भी वहां किसी भूत की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर वो चेन खींचना, ये आवाज कौन कर रहा है वहां? इसका जवाब भूत प्रेत में नहीं, बल्कि 1930s के दशक की ब्रिटिश वास्तुकला और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में छुपा है। फिजिक्स? हाँ, इसमें फिजिक्स कहाँ से आ गई? मैं बताता हूँ। हमें यह समझना होगा कि जीपी ब्लॉक जैसी इमारतें कैसे बनती थीं उस जमाने में। उस दौर के निर्माण में भारी लोहे के गर्डर, लकड़ियों के फर्श, बड़े-बड़े रोशनदान और भारी लोहे की फिटिंग्स का इस्तेमाल होता था। हाँ, पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं। और आज लगभग 100 साल बाद बिना किसी रखरखाव के वो पूरा ढांचा अंदर से खोखला और जर्जर हो चुका है। तो क्या वो लोहे का ढांचा खुद ब खुद आवाजें कर रहा है? बिल्कुल। इसे थर्मल एक्सपेंशन या तापीय विस्तार से समझाया जा सकता है। थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखिए, दिन के समय जब मीरठ की तेज धूप उन पुराने लोहे के गर्दरों और पाइपों पर पड़ती है, तो वे फैलते हैं, और जब रात में तापमान तेजी से गिरता है तो वो पुरानी धातु सिकुड़ती है। अच्छा, गर्मी से फैलना और सर्दी से सिकुड़ना। सही। जब 100 साल पुराना जंग लगा हुआ लोहा पत्थर या ईंटों के खिलाफ सिकुड़ता और खिसकता है, तो वो एक बहुत ही कर्कश, घिसटने वाली आवाज पैदा करता है। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई भारी लोहे की चेन पत्थर के फर्श पर खींच रहा हो। ओह वाओ, ये तो बहुत ही लॉजिक वाली बात की आपने। मतलब जो चेन की आवाज थी वो दरअसल बिल्डिंग के सिकुड़ने की आवाज है। लेकिन उन चीखने की आवाजों का क्या? क्या वो भी लोहे के सिकुड़ने की आवाज है? नहीं, चीखने की आवाजों के पीछे का विज्ञान थोड़ा अलग है। इसे विंड टनल इफेक्ट कहा जाता है। ये क्या होता है? सोचिए कि 1930 की उस इमारत में वेंटिलेशन के लिए बड़ी-बड़ी चिमनियां और शैफ्ट बनाए गए होंगे। आज उनके शीशे टूट चुके हैं, दरवाजे गायब हैं। जब रात की तेज हवा उन खाली बड़े कमरों, टूटी हुई खिड़कियों और
सकरे शाफ्ट से होकर गुजरती है तो वो एक विशालकाय वाद्य यंत्र का रूप ले लेती है। मतलब ये तो किसी बांसुरी के बजने जैसा हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, पर बांसुरी बहुत छोटी और सुरीली होती है। इसे इस तरह देखिए जैसे कोई एक बहुत बड़ी खाली कांच की बोतल के मुहाने पर जोर से हवा फूंके। हाँ, उसमें से एक भारी सी गूंज आती है। वही गूंज, उससे जो एक गहरी गूंजने वाली आवाज पैदा होती है, उसे अगर हम एक विशाल इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाएं तो वो आवाज किसी भयानक चीख या इंसान के कराहने जैसी सुनाई देती है। जब हवा का दबाव बढ़ता है तो वो चीख तेज और धीमी होती रहती है। आसपास के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच में वो डरावनी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, आवाज तो असली है, लेकिन वे उस आवाज के स्रोत को गलत समझ रहे हैं। वे उसे विज्ञान के बजाय किसी सुपरनैचुरल चीज से जोड़ रहे हैं। एकदम। और यहीं पर लोक कथाएं या अर्बन लेजेंड्स अपनी जगह बनाती हैं। जब किसी पुरानी और खाली जगह का कोई स्पष्ट इतिहास नहीं होता, जब वहां कोई बोर्ड नहीं लगा होता जो बताए कि ये इमारत कैसे काम करती है, तो लोग उस रहस्यमयी माहौल को समझाने के लिए खुद ही कहानियां बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा होता वहां पर। बिल्कुल। जब पुलिस और प्रशासन ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वहां कुछ नहीं है, तो वो जो जानकारी का खालीपन होता है ना, उसे समाज अपने डर से भर देता है। मुझे लगती है ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, हाँ। है ना? इंसान को ना उस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। सही कहा। मतलब ये अजीब सी आवाज हवा और थर्मोडायनामिक्स की वजह से आ रही है, ये किसी आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। इसकी तुलना में वहां लाल ड्रेस वाली औरत का भूत है जो चेन खींच रहा है, ये मानना अजीब तरीके से ज्यादा आसान है। आसान इसलिए क्योंकि ये एक जानी पहचानी कहानी है। हाँ, क्योंकि भले ही वो डरावना है, लेकिन कम से कम अब इंसान को पता तो है कि वो किस चीज से डर रहा है। उसने एक अनजानी चीज को एक नाम दे दिया है। बिल्कुल। हम अज्ञात से यानी अनजान चीजों से इतना खौफ खाते हैं कि हम एक डरावनी कहानी को गले लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने द हॉन्टेड क्रॉनिकल्स ऑफ जीपी ब्लॉक मेरठ के जरिए इस इमारत के रहस्य को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। और काफी सारी नई चीजें भी सीखी। हाँ, हमने देखा कि कैसे 1930 के दशक का एक खाली पड़ा वीरान कॉम्प्लेक्स अफवाहों का केंद्र बन गया। कहानी शुरू हुई उन छात्रों के सजेस्टिबिलिटी और सामूहिक डर से जिन्होंने वहां 4 आदमियों को मोमबत्ती की रोशनी में गायब होते देखा, जो दरअसल दिमाग का एक भ्रम था। बिल्कुल। फिर हमने उस रहस्यमयी लाल कपड़ों वाली औरत के बारे में बात की जो एक कल्चरल आर्किटाइप और दृष्टिभ्रम का नतीजा थी। हमने उस सिक्योरिटी गार्ड के अनुभव को समझा जहां सेंसरी डेप्रिवेशन ने उसे सन्नाटे में हंसी की आवाजें सुनाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आवाजों का रहस्य। हाँ, सबसे अंत में हमने उन पड़ोसियों के दावों को परखा जो चेन घिसने और चीखने की आवाजें सुनते हैं। हमने जाना कि कैसे 100 साल पुरानी ब्रिटिश वास्तुकला, थर्मल एक्सपेंशन, जंग लगा लोहा और विंड टनल इफेक्ट मिलकर वास्तव में ऐसी खौफनाक आवाजें पैदा करते हैं जिन्हें सुनकर कोई भी भ्रम में पड़ जाए। तो निष्कर्ष यही निकलता है, हाँ, कि आधिकारिक सच्चाई यही है कि वहाँ कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, वहाँ बस विज्ञान, इतिहास और इंसानी डर का एक बड़ा सा कॉकटेल है। जीपी ब्लॉक की असली कहानी शायद वहां रहने वाले भूतों की है ही नहीं। मेरा मानना है कि ये कहानी उन इंसानों की है जो उस इमारत के बाहर रहते हैं। मतलब हम लोगों की। हाँ, ये इस बात का एक शानदार अध्ययन है कि जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हमारा दिमाग कैसे कहानियों के जरिए अपने आसपास की दुनिया को एक अर्थ देने की कोशिश करता है। और इसीलिए इसी गहरे विचार के साथ हम इस गहरी चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमने स्रोतों को खंगाल लिया, विज्ञान को समझ लिया और इतिहास के पन्नों को पलट लिया। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा से भी ज्यादा परेशान करने वाला है और सुनने वालों के लिए ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर हम ये मान लें कि 1930 के दशक से जीपी ब्लॉक में सच में कोई भूत नहीं है, वहां कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, तो एक पूरा समाज पीढ़ियों तक, दशकों तक एक ही डरावनी कहानी को इतने अटूट विश्वास के साथ जिंदा कैसे रख सकता है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य। क्या असली भूत सच में उन पुरानी टूटती हुई ईंटों और उस खंडहर इमारत के अंधेरे कमरों में रहता है, या फिर असली भूत इंसानी दिमाग के उस गहरे छिपे हुए हिस्से में बसता है जिसे अंधेरे, अकेलेपन और खालीपन से सबसे ज्यादा डर लगता है?
क्या हमारा अपना दिमाग ही वो असली हॉन्टेड हाउस है जो अपनी रक्षा के लिए खुद ही राक्षस पैदा करता है? इस बारे में सभी जरूर सोचिएगा।